चलो नेक्स्ट फैक्टर हम लेंगे, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी। ओके, अब प्लेट ए जो है हमारे पास जैसे ये हमारे पास प्लेट ए है जिसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, प्लेट सी है इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। अब यहाँ पे जब आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बाहर, सी प्लेट से निकल के यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ पे आके ये बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ओके, हम ए प्लेट पे अगर बिल्कुल कोई पोटेंशियल नहीं दें, सपोज इस पे 0 पोटेंशियल है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आ रहे हैं इस मेटल सरफेस से, वो इलेक्ट्रॉन्स अगर इतनी एनर्जी उनमें है कि विदाउट एनी अट्रैक्शन वो सी से चल के ए तक जा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी चाहिए उनको सी से ए तक ट्रैवल करने के लिए। अगर इतनी एनर्जी उनमें है तब तो वो यहाँ से ए पे पहुंचेंगे और इधर से सर्किट में ट्रैवल करेंगे, तो आपको यहाँ पे करंट मिलेगी। अगर नहीं है तो फिर ये यहीं पे रहेंगे इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने के बावजूद भी सर्किट में डिफ्लेक्शन इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, धीरे धीरे ये पोटेंशियल जो है इसको इंक्रीज करना शुरू करते हैं। एक चीज का और ध्यान दोगे कि जब ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। सब इलेक्ट्रॉन्स इक्वल एनर्जी से बाहर नहीं निकलते। आप ये सोच सकते हो कि हमने लाइट तो सब इलेक्ट्रॉन्स को सेम एनर्जी की दी है, सबको एच म्यू एनर्जी का फोटोन मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ रहा है तो उसकी एनर्जी अलग अलग क्यों है? उसका रीजन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बिल्कुल यहाँ बाउंड्री पे बैठा है मेटल की सरफेस पे, जो इंतजार कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे और ये बाहर निकल जाए। एक इलेक्ट्रॉन है जो डीप अंदर सरफेस के है, उसको बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी फोटोन का की एनर्जी का जो भी पार्ट उसको बाहर निकालने में यूज होता है, ठीक है, बाकी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाता है। तो जो ये टॉप वाला है, सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको सबसे कम एनर्जी चाहिए बाहर एमिट होने के लिए, तो एच न्यू में से जो एनर्जी बचेगी वो इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी। So the surface electron has maximum kinetic energy after coming out from the surface. Clear? So ये सारे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जीज के होते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन बिना एनोड के पोटेंशियल के एनोड तक पहुंच पाता है तो वो सर्किट में करंट दे देगा, बट अगर ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी नहीं रखते हैं तो ये यहाँ नहीं पहुंचेंगे। ओके, अब आप एनोड को क्या करते हो, पोटेंशियल देना शुरू करते हो, तो ये क्या करता है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करता है और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स इधर प्लेट पे रिसीव होने लगते हैं और आपकी करंट जो है वो बढ़ने लगती है। तो इसमें जब हम ग्राफ देखते हैं तो कैसे आता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं एनोड का पोटेंशियल V, ये आपका एनोड का पोटेंशियल है, और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं करंट। ठीक है, आप ये देखोगे कि जब एनोड का पोटेंशियल 0 है तब भी मेरी करंट 0 नहीं होती, वो कुछ वैल्यू उसकी होती है। क्यों होती है? क्योंकि 0 पोटेंशियल पे भी
जिन इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी है कि वो अपने बलबूते पे यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हैं, वो आपको सर्किट में करंट देंगे. सो दिस करंट विल नॉट बी जीरो. उसके बाद आप एनोड पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, तो जिनकी एनर्जी अदरवाइज कम थी वो इस पॉजिटिव प्लेट के अट्रैक्शन की वजह से रिसीव होने शुरू होंगे, तो आपकी करंट बढ़नी शुरू हो जाएगी. ठीक है, आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे आके ये करंट की वैल्यू कांस्टेंट, देखो यहाँ तक तो बढ़ी है. उसके बाद आप एनोड पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो लेकिन करंट कांस्टेंट हो गई. क्यों कांस्टेंट हो गई? बिकॉज अगर मेरे यहाँ से सपोज 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और मैंने एनोड को इतना पोटेंशियल दे दिया कि वो इन 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहा है, तो उसके बाद पोटेंशियल बढ़ा भी दोगे तो रिसीव किसको करेगा? और सारे जो निकले हैं वो सब के सब आ रहे हैं, उससे ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो करंट कैसे बढ़ेगी? Okay, so after this potential it is able to receive all the electrons, that is why current becomes saturated. इसको बोलते हैं saturation current, और ये constant हो जाती है यहाँ पे. Clear? किसी को कोई डाउट? अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे. अगर मैं इस एनोड प्लेट को पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं, है तो ये एनोड प्लेट लेकिन मैं नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं, तो नेगेटिव प्लेट क्या करेगी? उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के बजाय रिपेल करना शुरू करेगी. राइट? सो इलेक्ट्रॉन जो इसको नेगेटिव हम देंगे कैसे? ये जो मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया ना, इनको उल्टा कर दो, मतलब इसको इधर कनेक्ट कर दो और इसको इधर कनेक्ट कर दो, तो ये वाली प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल चला जाएगा और ये वाली प्लेट पर इधर पॉजिटिव चला जाएगा. तो इसको नेगेटिव दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स को रोकना शुरू करेगा. तो अब नेगेटिव पोटेंशियल हम इस O के लेफ्ट साइड पे लेते हैं, इधर माइनस साइड पे. तो हम ये देखेंगे कि जो करंट है, जो कि जीरो एनोड पोटेंशियल पे भी कुछ वैल्यू करंट की थी, बट अब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको पोटेंशियल देना शुरू करोगे तो ये करंट धीरे धीरे कम होती जाएगी और आप एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पे देखोगे करंट जीरो हो जाएगी. मतलब मैंने इतना नेगेटिव पोटेंशियल इसको दे दिया कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देता है, रोक देता है, तो वो प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाती, हमारी सर्किट में करंट जीरो हो जाती है. ओके, दिस नेगेटिव पोटेंशियल जो कि हम एक पर देते हैं, यहाँ पे देते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं VO से, एंड दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज the minimum negative potential given to anode plate so that the electric current in circuit is zero. ठीक है, ये जो लाइट थी मेरी, सपोज इसकी इंटेंसिटी है I1. अब मैं क्या करती हूँ, ये जो लाइट हम यहाँ सी प्लेट पे डाल रहे हैं वो लाइट चेंज कर देते हैं, उसकी इंटेंसिटी हम इंक्रीज कर देते हैं, एंड यही वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल इस पूरे सर्किट में फिर से देते हैं. आप ये देखोगे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तो सेम रहता है, ठीक है, बट ये जो करंट है ये ऐसे जाती है फिर मेरी I2, और I2 इंटेंसिटी के लिए जो सैचुरेशन वैल्यू है वो इससे ज्यादा हो जाती है. इसको मैं थोड़ा अलग से बना के बताऊं क्या?
ये I1 इंटेंसिटी पे हमारा कर्व है, ये वैल्यू जो है वो तुम्हारी VO है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब जब मैंने दूसरी लाइट ली तो उसके लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, बट ये कर्व हमारा ऐसे जाएगा ऊपर अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। I2 इज ग्रेटर देन I1, तो I2 इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा होगी? बिकॉज आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मैक्सिमम जो करंट होगी उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिसीव होंगे, तो वहां पे सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट मैम स्टॉपिंग अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? इंटेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी तो क्या होगा? आपने जो अभी बोला रिपीट कर दो। सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो जाएगी। देखो ना, सैचुरेशन करंट की का लेवल I1 इंटेंसिटी पे यहां तक था, अब ये बढ़ गया। ठीक है, ओके। हम एक और इंटेंसिटी ले लेते हैं जिसकी वैल्यू I2 से भी ज्यादा है, तो आपका ग्राफ VO से ही स्टार्ट होगा, लेकिन इसकी सैचुरेशन करंट और इंक्रीज तीनों के लिए, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही है। ये मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों सेम है तीनों का, बट इंटेंसिटी चेंज करने से तीनों की सैचुरेशन करंट बदल जाएगी। क्लियर? अब ये देखोगे कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है या फिर कट ऑफ पोटेंशियल हम जिसको बोलते हैं, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल गिवन टू एनोड प्लेट, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी प्लेट तक आने से रोक पाए। ओके, वो हमारा पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर, दिस एनर्जी should be given to anode plate in terms of negative potential। ठीक है, तो नेगेटिव प्लेट वर्क कितना करेगी? E इंटू वी नॉट। ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फॉर्मूला करते हो, एनर्जी गिवन टू चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वर्क दैट इज इक्वल टू Q इंटू वी होता है। ठीक है, वहां से हमने निकाला है कि एनर्जी गिवन बाय प्लेट इज ई वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे है वो प्लेट, ई चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी एनर्जी हमारी नेगेटिव प्लेट देगी, विच शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इक्वेशन है, इससे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए प्लेट पे कितना मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल होना चाहिए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करूं बट इंटेंसिटी सेम रखूं। फ्रीक्वेंसी बदलने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बदलेगी, ओके, बट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं बदलेगा। इंटेंसिटी चेंज करते हो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही रहती है बट उनका नंबर बढ़ जाता है। आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहता है बट उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे बट इंटेंसिटी सेम रहेगी, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा? देखो, ये जो हमने एक बनाया है, ये मेरी 3 लाइट्स हैं, 3 फ्रीक्वेंसी की लाइट, एक न्यू 1, एक न्यू 2, एक न्यू 3। न्यू 1 फ्रीक्वेंसी की जो हम लाइट ले रहे हैं उसके लिए आप देखो एक सिंपल सा ग्राफ ऐसे आया। ये फर्स्ट ग्राफ जैसे हमने इंटेंसिटी के लिया था सेम वैसे ही आ रहा है। ये एक स्टॉपिंग पोटेंशियल बना दिया, ये आपकी करंट इंक्रीज हो रही है और एक वैल्यू पे जाके सैचुरेट हो गई। नाउ अब मैं दूसरी फ्रीक्वेंसी की लाइट लेती हूँ न्यू 2, जो कि न्यू 1 से ज्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी लाइट की ज्यादा है तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी।
और उनको रोकने के लिए हमें एनोड पे भी ज्यादा बड़ा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। इसलिए अब देखोगे ये जो ग्राफ है तुम्हारा सेकंड वाले का ग्राफ, नेगेटिव इस एक्सिस पे थोड़ा और आगे से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू बड़ी है। यहां से होगा धीरे धीरे ये करंट इंक्रीज होगी, जीरो पोटेंशियल पे इसकी करंट ज्यादा, और ये ऐसे बढ़ती जाएगी। बट एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जाके सैचुरेशन करंट सेम पहले वाले की, न्यू वन वाली जितनी सैचुरेशन करंट थी उतनी ही, क्योंकि दोनों लाइट्स की इंटेंसिटी सेम है, दोनों के अल्टीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो बराबर है, और एक मैक्सिमम पोटेंशियल पे जाके वो सारे रिसीव होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही तीसरी लाइट आप लोगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ν2 से भी ज्यादा है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा बड़ा, लेफ्ट साइड पे और ज्यादा पीछे से ग्राफ स्टार्ट होगा, ये इंक्रीज होगी करंट, एंड फाइनली सैचुरेशन करंट विल बी सेम फॉर दिस आल्सो। ओके, तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है लाइट के लिए या इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, और मैक्सिमम करंट सर्किट में कितनी फ्लो करेगी वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है।